नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी के तहत भूगोल विषय में पृथ्वी की बदलती हुई स्थिति कुछ घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें और लाइक करें। साथ ही साथ कोई समस्या है, अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में हमें कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, अपनी कोई भी डाउट याद रखिए, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस, स्टेट पीसीएस, कोई एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। याद रखिए, कम से कम 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं, करंट से जोड़ के होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ जीएस को बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी सीरीज़ में हम पहले ज्योग्राफी और प्लस साइंस की सीरीज़ शुरू किए हैं। तो कक्षा 6 की पूरी एनसीईआरटी पढ़ा चुके हैं, कक्षा 7 का एक वीडियो डाल चुके हैं, आज दूसरा है। ऐसे ही कक्षा 6 से लेके 12 तक की ज्योग्राफी और कक्षा 6 से लेके 12 तक की साइंस, और फिर उसके बाद कक्षा 9 से लेके 12 तक का हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री उससे पहले बहुत कम है, और पॉलिटी, इकोनॉमी, सब एनसीईआरटी बेस्ड जो भी चीज़ें हैं आपको बताई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? पृथ्वी पर स्थित स्थल मंडल जो है वह अनेक प्लेटों में विभाजित है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अंदर छोटी बड़ी करके कुछ प्लेटें हैं जिन पर पृथ्वी निर्मित है। ठीक, 8 मुख्य प्लेट मानी जाती है और 20 से प्लस लगभग छोटी प्लेटें मानी जाती हैं। स्थल मंडलीय प्लेट है। साथ ही सागर का निर्माण भी, जो महासागर भी हैं, वो भी किसी न किसी प्लेट पे हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर लगभग विस्थापित होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति वृत्ति रूप में तो कारण होता है, जो यही जो प्लेटों की गति होती है वो मैग्मा पे ही, मतलब कहने की ये तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है तरल पदार्थ, उसी पे प्लेटें स्थित हैं। इन तरल पदार्थों की गति के कारण ये प्लेटें भी धीरे धीरे गति करती रहती हैं। ठीक, स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। ठीक, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, दो तरह के बल होते हैं जिससे पृथ्वी की गतियों में परिवर्तन होता है। देखिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनिक बल कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स, पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में घटित होने वाले क्रिया को आंतरिक बल या अंतर्जनित बल कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स कभी आकस्मिक कभी धीमी गति से गतियाँ होती है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। ये अंतर्जनित उदाहरण है, याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि अंतर्जनित बल के उदाहरण है और 4 ऑप्शन दे दे, तो इसमें 1 भूकंप या ज्वालामुखी दे दे, 3 अन्य दे दे, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, तो अंतर्जनित और बहिर्जनित की उपयोगिता बढ़ जाती है। पहले उसको समझिए। अंतर्जनित बल पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में घटित होता है, यह कभी आकस्मिक कभी धीमी गति से होता है। भूकंप और ज्वालामुखी इसके मुख्य उदाहरण हैं। बहिर्जनित एक्सोजेनिक फोर्स, यह पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह मतलब पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग पे जो घटित होता है उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। ठीक, अब भूकंप क्या है इसको समझिएगा। भूकंप एक अंतर्जनित बल है, आंतरिक क्षेत्र में घटित होता है, इसका उद्गार होता है या बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से भी भूकंप आते हैं। पृथ्वी की गति से पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। जैसे जहाँ शुरुआत होती है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक, उद्गम केंद्र के भूसतह का निकटतम स्थान, जैसे सीधी रेखा आई, ये आंतरिक क्षेत्र में शुरुआत हुई भूकंप क्रिया की,
और ऊपर जब आए तो सीधी लाइन जो ऊपर आती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर। अब इसके बाद ही इसका विस्तार धीरे धीरे क्रमशः होता जाता है, केंद्र पे सबसे ज़्यादा होता है घातक, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होने लगता है। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, पी तरंगे यस या पी यस यल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग। पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, यस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है और यल को धरातली या भूपृष्ठीय या धरातली यल को कहा जाता है। सबसे पहले प्राइमरी तरंग पहुंचती है ऊपर और सबसे लास्ट में यल, लेकिन सबसे खतरनाक एल होती है। याद रखिएगा, सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है कहाँ? अधिकेंद्र पे, एपी सेंटर पे, लेकिन सबसे घातक जो होती है वो एल तरंग होती है। भूकंप का मापन भूकंप लेखी से किया जाता है। ठीक, भूकंप का मापन भूकंप लेखी से किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। कुछ पैमाने हैं जिससे मापे जाते हैं। सबसे प्रचलित पैमाना है रिक्टर स्केल। 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने इसका खोज किया था। यह 1 से लेकर 10 अंकों में विभाजित होता है। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, रिक्टर स्केल के पैमाने में 1 से लेकर 10 तक अंक होते हैं। एक अंक से जब हम दूसरे अंक में बढ़ते हैं, ठीक, तो लगभग 10 गुना उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे एक रिएक्टर स्केल के पैमाने पर कोई भूकंप आया तो मान लीजिए 10 किलोग्राम प्रभाव डाला, या हवा 10 किमी प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रही, या कंपन जो हुआ कुछ फ्रिक्वेंसीज हुआ, तो अगला जैसे 2 रिक्टर पैमाने पाएगा उसकी 2 गुना, वो 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाएगा, सॉरी 10 गुना प्रभाव अधिक हो जाता है। ठीक, दूसरा है मैग्नीट्यूड स्केल मोमेंट। यह भूकंप मापने का सबसे सटीक पैमाना, आज के समय में यही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यह आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर है। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ये बहुत सटीक पैमाना है। मर्केली स्केल है, एक मर्केली स्केल है जो 1 से 12 तक में विभाजित है। ठीक, भूकंप पहले जो प्राचीन लोग थे या आज के भी समय ग्रामीण इलाकों में ऐसा माना जाता है कि जब भूकंप आने वाला होता है तो उसकी पहचान कुछ प्राकृतिक चीज़ों से हो जाती है। जैसे जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तालाबों की मछलियाँ तालाब से बाहर निकलने लगती हैं, सांप जो होते हैं वो धरातल पर आ जाते हैं, मतलब अपनी बिल जो होती है जहाँ वो छुपे रहते हैं बिल से बाहर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, जानवरों के व्यवहार, तालाबों में मछलियों का हलचल और सांपों का बाहर आना भी भूकंप को प्रदर्शित करता है। भूकंप आने वाला है, ये एक प्राकृतिक मतलब वो है पैरामीटर जिससे पता चलता है। उद्गम केंद्र भूकंप का वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंप की हलचल शुरू होती है। ठीक, एपी सेंटर अधिकेंद्र वह होता है जहाँ सबसे पहले भूकंप की किरणें तरंगे पृथ्वी के धरातल पर पहुँचती हैं। याद रखिएगा, ये क्रिया है, ये है ज्वालामुखी का। देखिए पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, लेकिन यही मैग्मा जब धरातल पे आ जाता है तो यह क्या लावा बन जाता है। ठीक, जहाँ से उद्गार होता है उसे क्रेटर कहते हैं। कभी कभी यहाँ पे जब शांत हो जाता है ज्वालामुखी तो वहाँ जल भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है ज्वालामुखी से। इसके साथ गैस और राख दोनों निकलती हैं। ठीक, और जो धीरे धीरे ऐसे बगल में जमा होने लगती हैं तो यहाँ से चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक, ये लावा है, पूरा लावा है। ये शांत होकर ठंडा हो जाएगा तो चट्टान बन जाती है, कौन सी? आग्नेय शैल बन जाती है। ठीक, अगला देखते हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। शैल के टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। जैसे आप बड़ा पत्थर को तोड़ दीजिए छोटे छोटे पत्थर में, तो यह क्रिया अपक्षय है। जब वही पत्थर टूटकर जल, पवन या हिम द्वारा एक स्थान से परिवर्तित होकर दूसरे स्थान पर चला जाए तो अपर्दन कहलाता है। ठीक, बहने की क्रिया मतलब एक स्थान से दूसरा, जब यहाँ पे ला के छोड़ दीजिए तो इसे निक्षेपण कहते हैं। अपर्दक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर देते हैं। बात को समझिएगा, बहुत सटीक शब्द है। कोई बड़ा पत्थर है, इसको छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दीजिए तो ये अपक्षय है। इन छोटे छोटे पत्थरों को ले जाके आप दूसरे स्थान पर ले जाइए, ये ले जाने की क्रिया को ही अपर्दन कहते हैं।
और जब ले जाकर दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दीजिए तो यह क्रिया क्या है, निक्षेपण। जैसे कोई नदी है, पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है तो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ते हुए, काटते हुए, छांटते हुए निकलती है। तो जब पत्थरों को तोड़ती है तो वह क्या है, अपक्षय। लेकिन नदी के जल के साथ वह बहते हुए, मान लीजिए गंगा जी हैं, उत्तरांचल से पहाड़ी को तोड़ते हुए ले आ रही हैं और निक्षेपित कर रही हैं बंगाल की खाड़ी में। तो जो बीज का क्रिया है उत्तराखंड से लेके अन्य राज्यों होते हुए बंगाल खाड़ी तक, वो क्रिया अपर्दन है, और बंगाल की खाड़ी में पदार्थों को छोड़ देना वह निक्षेपण है। इन प्रक्रमों से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ढाल, खड़े ढाल वाले स्थानों पर जल गिरने को जलप्रपात कहते हैं। कहने की मतलब है जैसे कोई चीज़ है उसके ऊपर से पानी गिरे, जल गिरे तो वह जलप्रपात कहलाता है। नदी मैदानी क्षेत्र में कई मोड़दार मार्ग से प्रभावित होती है। आप देखेंगे उसे विसर्प कहते हैं। विसर्प मतलब होता है सर्प के आकार की आकृति। जब सर्प चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है, तो यही नदी विसर्प कहा जाता है। विसर्प, सर्प के आकार की प्रवाह गति। ठीक। विसर्प लूप कट जाने पर चाँप झील का निर्माण होता है। चाँप झील, जब जैसे नदी बहते बहते कभी मार्ग परिवर्तन कर देती है, बीच में एक जल क्षेत्र छोड़ देती है, तो उसे क्या कहा जाता है, चाँप झील। नदी के बहने की ये सर्पाकार आकृति को विसर्प कहते हैं। नदी के कार्य, यह तट का कटाव करती है, तटबंध भी बनाती है, बाढ़ आने पर महीन मिट्टी को निक्षेपित करती है जिसे अवसाद कहते हैं। अवसाद से समतल उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचने पर धीमा प्रवाह हो जाता है। यह अनेक जल वितरिकाओं में, मतलब अनेक खंडों में नदी प्रवाह बंट जाती है, दूसरे वितरिका कहते हैं। और वितरिकाओं के निक्षेपण, जो देखिए गंगा नदी जब बंगाल खाड़ी में प्रवेश करती हैं अरब सागर, वो हिंद महासागर में, तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। वितरिकाएं जब आपस में निक्षेपित हो जाती हैं, मतलब जल सागर के जल में मिल जाती हैं, वहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक। जैसे ये देखिए वितरिकाएं हैं और ये जाके सागर में मिल गई, यही यहाँ पे जो निर्माण कर रही हैं ये डेल्टा है। ठीक। समुद्री तरंगों की क्या क्या होता है, सैल से टकराकर दरारें होती, दरार गुफा में परिवर्तित हो जाते हैं। तटीय मेहराब स्टैक का निर्माण करते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंचे तट समुद्र भृगु कहलाते हैं। और सात समुद्री पुलीन बीच, जो समुद्री बीच हैं या समुद्री पुलीन, पुलीन का ही अंग्रेजी बीच होता है। ठीक। हिमनद के क्या क्या हैं, हिमनद बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। ये सैलों को काट कर गुलासमी मिट्टी पत्थर लाते हैं, गहरे गर्त का निर्माण करते हैं, जल भरकर सुंदर झील का निर्माण करते हैं। निक्षेपित पदार्थ सैल, रेत, मिट्टी, हिमनद हिमोड़ का बनाते हैं। पवन के कार्य क्या हैं, रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण के कारण छत्रक सैल बनाते हैं। ठीक। पवन रेत एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते हैं तो बालू टिप्पा का निर्माण करते हैं। चरम महीन कण दूर ले जाकर छोड़ देते हैं, उसे लोयस कहा जाता है। पृथ्वी गतिशील है, आंतरिक बल को अंतर्जनित, सतही बल को बहिर्जनित। भूकंप ज्वालामुखी विनाशकारी होते हैं, ये अंतर्जलित बल के कारण होते हैं। अवसाद उर्वरता का स्रोत है मुख्यतः, जो नदियों द्वारा लाया जाता है। अपक्षय अपर्दन निक्षेपण क्रिया समुद्र के सतही क्षेत्र पे होता है, कहाँ, बहिर्जनित बल के कारण। देखिए ये तटीय मेहराब हैं समुद्री क्षेत्र में, समुद्री गुफा हैं। अब ये देखिए बाढ़ का मैदान, तो जब नदी ऐसे सर्पाकार बहते हुए आ रही है तो यहाँ जो कुछ निक्षेपण छोड़ देती है उसे विसर्प कहते हैं, सर्पाकार। और जब कभी कभी याद रखिएगा, नदी कभी ऐसे बहती थी, कैसे, नदी कभी ऐसे बहती थी लेकिन अपने मार्ग परिवर्तन के कारण ऐसे बहने लगी, तो बहते बहते धीरे धीरे गई होगी इधर। ठीक। और ये चीज़ जब छोड़ दी तो यही चाँप झील है। ठीक। चाँप झील है क्योंकि ये नदी द्वारा ही मार्ग परिवर्तन के कारण निर्मित स्थलाकृति है। भूकंप का केंद्र होता है शुरुआत, जहाँ वह स्थान जहाँ भूकंप की ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। ठीक।
जब सबसे पहले जहाँ पहुँचती है वह अधिकेंद्र है। अब धीरे धीरे दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी दिशा में वो प्रवाहित होती है, ठीक, सभी दिशाओं में। तो यहाँ पे सबसे तेज क्या नाम है केंद्र होगा, वो भूकंप का प्रभाव सबसे तेज होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसका प्रभाव कम होता जाता है। ये लावा है, नहीं मैग्मा है, मैग्मा तरल पदार्थ में है, ठीक। यह जब पृथ्वी के सतह के ऊपर आगता है पृथ्वी के प्लेटों को तोड़ते हुए, तो यहाँ ये मैग्मा बन जाता है, इसका नाम परिवर्तित हो जाता है मैग्मा, ठीक। जहाँ से तोड़ता है जो ये छेद होता है इसी को क्रेटर कहा जाता है। मैग्मा में गैस और राख होती है, ये धीरे धीरे निक्षेपित होती रहती है। जब धीरे धीरे ज्वालामुखी का प्रभाव कम हो जाता है तो यह धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, यही आग्नेय चट्टान बनती है आगे चल के, आग्नेय शैल, ठीक। ये लावा है और ये पृथ्वी की परपटी है, नीचे का मेंटल भाग है। पृथ्वी की गतियों में देखिए, एक अंतर्जनित बल होता है मैंने बताया, एक बहिर्जनित बल। एक यह आकस्मिक बल होता है, पटल विरूपण बल भी कहा जाता है, दो रूपों में होता है। एक भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये अंतर्जनित बल के उदाहरण है। पर्वत निर्माणकारी बल भी है अंतर्जनित बल के कारण। तो ये चारों उदाहरण आप याद रखिएगा, ठीक। ये अंतर्जनित बल के उदाहरण है। आकस्मिक बल के उदाहरण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन है, और पटल विरूपण बल के पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनित बल अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण के कारण होते हैं। बहता हुआ जल, नदी जैसे पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये सभी पृथ्वी की गतियों के कारण बनते हैं, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने देखा कक्षा 7 की एनसीईआरटी के पृथ्वी से संबंधित प्रश्न। अभी एनसीईआरटी के और मैटर हैं कक्षा 7 की ही एनसीईआरटी का भी 2-3 वीडियो बनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने चिर परिचित को भी आगे बढ़ाएं ताकि हमें भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता रहे। जय हिंद साथियों।